हिंद दोस्तों, आज के क्लास में हम लोग बिहार बीएड प्रवेश परीक्षा 2023 जो हुई थी 23, इसके अंदर में पूछे हुए जो जीके के 40 प्रश्न हैं उन 40 प्रश्नों को यहाँ पर डिस्कस करेंगे। और ये हमारा जनरल अवेयरनेस का जो है 40 क्वेश्चन होगा, 40 क्वेश्चन होगा। तो चलिए आइए सीरीज की शुरुआत करते हैं और आ जाते हैं हम लोग यहाँ पर पहले क्वेश्चन की ओर। और पहले क्वेश्चन की ओर यहाँ पर बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले देख लीजिए, ये हमारा, अगर आपको इस क्लास की पीडीएफ चाहिए, ये वाला प्रीवियस ईयर क्वेश्चन चाहिए, तो ये ऐप पर भी मिल जाएगा आपको। इसके अलावा हमारा टेलीग्राम ग्रुप भी है, यहाँ पर जुड़ करके आप फ्री में तैयारी कर सकते हो। @DST PDF अगर आप टेलीग्राम पर लिखते हो या फिर ड्रीम सेवक टीचर से लिखते हो, इन दोनों में से कोई भी स्क्रीनशॉट आप ले लो, तो आपको ये 10,000 बच्चों वाली ये ग्रुप मिल जाएगी, जिसमें आप जुड़ करके आसानी से बिहार बीएड प्रवेश परीक्षा की तैयारी कर सकते हो। चलिए स्टार्ट करते हैं और आ जाते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन जो पूछा गया है आपके 2023 वाले पेपर में, है ना, उसको यहाँ पर देखने का प्रयास करते हैं। तो अगर हम पेपर को देखें तो पेपर के अंदर में क्या पूछा गया है? पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा वास्तविक उभयचर प्राणी नहीं है। देखो, उभयचर प्राणी किसको बोलते हैं? उभयचर प्राणी ऐसे प्राणी होते हैं, है ना, उभयचर प्राणी ऐसे प्राणी होते हैं जो क्या है, जो क्या होता है, दो स्थानों पर निवास करते हैं। कितने स्थानों पर करते हैं? देखो, ये पेपर है हमारा, जो बीएड के अंदर में पूछा हुआ पेपर है। पूरा पेपर लेकर के मैं यहाँ पर हूँ। अगर देखो उभयचर प्राणी की बात करें तो जिनका दो निवास स्थान हो, तो दो निवास स्थान वाले जो प्राणी होते हैं उनको हम लोग उभयचर प्राणी कहते हैं। इसमें से अगर बात करें मेढक, है ना, टोड और सैलामांडर, ये तीनों जो है दो स्थानों पर रहने वाला है। लेकिन कछुआ की बात करें, कछुआ जो है ये हमारा क्या है, वास्तविक उभयचर प्राणी नहीं है। कछुआ क्या है, ये जो है वास्तविक उभयचर प्राणी नहीं है, बल्कि ये क्या है, आपका एक जलीय सरीसृप है। कि यहाँ पर जो है वास्तविक उभयचर प्राणी कौन नहीं है? कछुआ नहीं है। बाकी मेढक, टोड और सैलामांडर जो है ये हमारा वास्तविक उभयचर प्राणी हुआ। चलिए अगले प्रश्न की ओर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देख लेते हैं। देखिए, अगला प्रश्न जो बिहार बीएड प्रवेश परीक्षा के अंदर में 2023 में पूछा है, प्रश्न है किसी गैस को द्रव में बदलने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति सबसे अनुकूल होगी। देखो, अगर आपका गैस है ना, गैस को आपको क्या करना है, द्रव में बदलना है। देखो, अगर द्रव होता तो गैस में बदलना आसान होता, हम इसको ठंडा करते तो ये ऑटोमेटिक हो जाता। लेकिन गैस से हमको क्या करना है, द्रव में बदलना है। गैस से क्या करना है, द्रव में बदलना है। अब बोलो हमें क्या करना होगा? देखो, गैस से अगर हमको द्रव में बदलना है तो हमें साफ साफ यहाँ पर यह करना होगा कि हमको उच्च दबाव एवं कम तापमान यहाँ पर रखना होगा। क्या करना होगा? उच्च दबाव और कम तापमान रखेंगे तो हमारा ऑटोमेटिक जो है गैस ये क्या होगा, द्रव में बदल जाएगा। यानी हाई प्रेशर और लो टेम्परेचर रख करके किसी भी गैस को द्रव में बदला जा सकता है। तो इस तरह से आंसर हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पर, 2 का ए नंबर। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा है आपके एग्जामिनेशन में पूछा है, कौन सा नियम सूर्य के चारों ओर ग्रहों की कक्षाओं का वर्णन करता है? तो कौन से नियम के तहत यह बात सिद्ध होती है कि सूर्य के चारों ओर जो है ग्रह जो है वो क्या करते हैं, चक्कर लगाते हैं? तो देखो, इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा केपलर का नियम। कौन सा नियम? केपलर का नियम। इसके अलावा न्यूटन का नियम आपको पता है, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, है ना। न्यूटन का जो गति नियम था, प्रथम नियम, द्वितीय नियम, तृतीय नियम। तो न्यूटन का नियम जो है ये किसके लिए है? मोशन के लिए है। ठीक है, मोशन के लिए यानी गति के लिए ये हमारा नियम है, न्यूटन का नियम। वहीं पर दूसरा जो है फैराड का नियम है। देखिए, फैराड का नियम बेसिकली क्या बोलता है, ये आपका मैग्नेटिक फील्ड है ना, मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक सर्किट के बीच का जो रिलेशनशिप है वो यहां पर आपको देखने को मिलता है फैराड के नियम में। वहीं किरचॉफ का नियम जो है, इसमें 2 नियम है, जिसमें एक तो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज की बात करता है, दूसरा कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की बात करता है ना। तो किरचॉफ के 2 नियम है। तो हमें पता चल गया कि अलग अलग जो नियम है वो किस बारे में है। और यहाँ पर जो केपलर का नियम है ये हमारा इस बात को, है ना, इस बात को यहाँ पर इस बात का वर्णन करता है कि सूर्य के चारों ओर जो है ग्रह चक्कर लगाते हैं, है ना। सूर्य बीच में रहता है, चारों ओर चक्कर कौन लगाता है? सूर्य के चारों ओर चक्कर कौन लगाता है? ग्रह लगाते हैं। ये बात कौन से नियम में है? केपलर के नियम में ये बात कही गई है। अगला प्रश्न है, किस प्रकार का तत्व उष्मा और विद्युत का कुचालक होता है? देखो, हमने धातु और अधातु के बारे में पढ़ा है। तो धातु ऐसे चीजें होती है जो विद्युत और उष्मा का सुचालक होता है। हमने क्या पढ़ा अब तक? सुचालक होता है। तो जो विद्युत और उष्मा का सुचालक होगा, हमने ये बचपन से पढ़ा है कि उसको हम लोग क्या कहेंगे? धातु कहेंगे। और जो विद्युत और उष्मा का सुचालक नहीं होगा, कुचालक होगा, तो हम उसको क्या कहेंगे? अधातु कहेंगे या फिर गैर धातु कहेंगे। तो चूंकि यहां पर अधातु ना लिख करके यहां पर गैर धातु लिखा है, यानी धातु को छोड़ करके वो अन्य चीजें हो सकती है। धातु का तो यही गुण है कि वो विद्युत और उष्मा का सुचालक होता है, लेकिन धातु को छोड़ करके
अन्य चीजें होंगी वही चीजें जो है क्या होगी, कुचालक होंगी। ठीक है, जो सुचालक हो गया वो धातु, जो सुचालक ना हुआ वो आपका क्या हो गया, गैर धातु हो गया। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। क्वेश्चन है कि परमाणु कक्षकों में इलेक्ट्रॉनों के वितरण को क्या कहा जाता है। देखो परमाणु का जो कक्षा है ना, इस कक्षाओं में है ना, परमाणु के कक्षाओं में जो इलेक्ट्रॉन का वितरण है, इस वितरण को इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के नाम से जाना जाता है। तो आंसर इस तरह से हो जाता है हमारा डी, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, जो लोग चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए, और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ही है और वीडियो को लाइक कर दीजिए। और नीचे जो आपका एक नंबर स्क्रॉल कर रहा है ना, इस नंबर पर आप हमें व्हाट्सएप पर हाई लिख सकते हो अगर आपको कोर्स से संबंधित कोई भी जानकारी चाहिए। बिहार बीएड प्रवेश परीक्षा 2024 का जो हमारा बैच चल रहा है, टॉपर बैच है ना, उसके साथ अगर जुड़ करके आप तैयारी करना चाहते हो, मैं दिखा देता हूं कौन सा कोर्स है यहाँ पर बिहार बीएड 2024 के लिए। अगर इसके साथ जुड़ करके आप तैयारी करना चाहते हो तो यहाँ पर इसके साथ जुड़ करके आप तैयारी कर सकते हो। यही है टॉपर बैच, जो नंबर नीचे स्क्रॉल कर रहा है इससे संपर्क करके जो है आप बात कर सकते हो। चलिए अगले प्रश्न पर आ जाते हैं। यहाँ से हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं इसके आगे। ठीक है, नंबर को बस नोट डाउन कीजिए, व्हाट्सएप पर बस हाई लिखिए। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जेसी बोस का आविष्कार है। जेसी बोस का आविष्कार जो है कौन सा है। इलेक्ट्रॉन, प्रकाश का तरंगदैर्घ्य सिद्धांत, लैकिक विवरण, या फिर अल्ट्रा शॉर्ट रेडियो तरंग है। तो यहाँ पर अगर हम जेसी बोस के सिद्धांत की बात करें, निम्नलिखित में से कौन सा जेसी बोस से संबंधित सिद्धांत है, तो आप देखोगे कि जेसी बोस से जो संबंधित सिद्धांत है वो है आपका अल्ट्रा शॉर्ट रेडियो तरंग है। अल्ट्रा शॉर्ट रेडियो तरंग जो है ये जेसी बोस से संबंधित है। इसके अलावा याद रखिएगा इलेक्ट्रॉन की खोज किसने किया था, तो हम जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन ने किया था। जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की खोज की थी। इसके अलावा अगर हम बात करें यहाँ पर है ना कि प्रकाश का तरंगदैर्घ्य सिद्धांत किसने दिया था, तो हाइगेंज के द्वारा यह सिद्धांत दिया गया था। किसके द्वारा दिया गया था, हाइगेंज के द्वारा जो है यह सिद्धांत दिया गया था, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा भी अगर आपको याद रखना हो है ना, तो आप याद रख सकते हो कि जो लैकिक विकिरण है इसका सिद्धांत जो है विक्टर हेस के द्वारा दिया गया था। विक्टर हेस के द्वारा, विक्टर हेस के द्वारा। ये देखो ये सब स्टैटिक जीके के प्रश्न है। कैसा प्रश्न है ये आपका, स्टैटिक जीके का प्रश्न है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कहता है अमीबा में जो भोजन का पाचन होता है वो कहां पर होता है। तो याद रखिएगा अमीबा में भोजन का जो पाचन होता है वो राजधानी के अंदर में होता है। तो इस तरह से आंसर हो जाएगा आपका 7 का ए, राजधानी। अगला प्रश्न है, ग्लाइकोलाइसिस प्रक्रिया कोशिका के किस भाग में होती है। ग्लाइकोलाइसिस की जो प्रक्रिया है वो कोशिका के किस भाग में होती है। तो याद रखिएगा यहाँ पर जितने भी लोगों का 8वां नंबर में प्रश्न में आंसर आ रहा है ना, ग्लाइकोलाइसिस की प्रक्रिया कोशिका के किस भाग में होती है, तो याद रखिएगा साइटोप्लाज्म के अंदर में होता है। ठीक है, तो आंसर यहाँ पर हो जाएगा साइटोप्लाज्म। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा जीव त्वचा से सांस लेता है। कौन सा ऐसा जीव है, निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा जीव है जो यहाँ पर त्वचा से सांस लेता है। किस चीज से सांस लेता है, त्वचा से, अपनी स्किन से सांस लेता है। तो याद रखिएगा इंसान तो नहीं लेता, बंदर भी नहीं लेता, सांप भी नहीं लेता, लेकिन केचुआ जो है जिसको फ्रेंड्स ऑफ फार्मर कहते हैं, ये कहां से सांस लेता है, ये केचुआ जो है अपनी त्वचा से सांस लेता है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पारितंत्र के है ना अजैविक घटक कौन से हैं। पारितंत्र के अजैविक घटक, देखो परितंत्र की बात करें, इसको इंग्लिश में हम लोग क्या कहते हैं, परितंत्र को इंग्लिश में हम लोग इसको इंग्लिश में कहते हैं इकोसिस्टम। क्या कहते हैं गुरुजी, इसको इकोसिस्टम कहते हैं। अब देखो इकोसिस्टम या परितंत्र में दो तरह के कंपोनेंट होते हैं। एक कंपोनेंट होता है जिसको बायोटिक कहते हैं, बायोटिक कंपोनेंट कहते हैं। दूसरा कंपोनेंट आपने पढ़ा होगा, इसको कहते हैं एबायोटिक कंपोनेंट। एबायोटिक कंपोनेंट मतलब ऐसा कंपोनेंट होता है जिसमें अपनी जान नहीं होती है, ये नॉन लिविंग होता है। जैसे मिट्टी हो गया, ये क्या हो गया, रॉक्स हो गया, ये सब आपका जो है क्या हो गया, एबायोटिक कंपोनेंट हो गया। जैसे आपका प्लांट हो गया, जैसे आपका ह्यूमन हो गया, जितना भी एनिमल हो गया, ये सब आपका किस में आता है, बायोटिक में आता है। तो यहां से आप समझ गए होंगे बायोटिक एबायोटिक। एबायोटिक का मतलब होता है नॉन लिविंग और बायोटिक का मतलब होता है लिविंग। ठीक है, तो यहां पर प्रश्न क्या पूछा गया है, प्रश्न पर एक बार फिर से यहां पर आ जाते हैं हम लोग। प्रश्न कहता है कि परितंत्र के अजैविक घटक कौन से हैं, अजैविक। ठीक है, अजैविक घटक कौन से हैं, तो आंसर क्या होगा कि देखो अजैविक की बात करें तो मिट्टी भी है, प्रोटीन भी है और कार्बन भी है, तीनों ही अजैविक है। तो आंसर होगा उपरोक्त में से सभी। ठीक है, तीनों में क्या है, जान नहीं है, अजैविक है। ठीक है, तो आंसर होगा इनमें से सभी। अगला प्रश्न है कि जैव विविधता के 3 स्तर कौन से हैं। तो देखिए जैव विविधता के 3 स्तर की बात करें जब भी आपको पूछा जाएगा तो याद रखिएगा अनुवांशिकी और इसके अलावा प्रजातियां और पारिस्थितिकी तंत्र, ये तीनों जो है जैव विविधता के 3 स्तर हैं। अनुवांशिकी, प्रजातियां और पारिस्थितिक तंत्र। सबसे पहले क्या आता है आपका, अनुवांशिकी आता है।
अनुवांशिकी आता है। इसके बाद है ना, किसी भी पुरुष का पहले क्या आता है, किसी भी इंसान का पहले अनुवांशिकी आता है, आपका जेनेटिक्स आता है, आपका जीन आता है, आप अपने फादर मदर से कैसे हो, कितना अलग हो, कितना उसके जैसा हो। इसके बाद जो है आपकी अलग अलग, इसके अगले स्टेज में आपकी प्रजाति आ जाती है, इसके अगले स्टेज में आपकी प्रजाति आती है, ठीक है। तो जो अनुवांशिक है अनुवांशिक, इसके बाद जो है आपकी कौन सी चीजें आती है, प्रजाति आती है ना, आपके अलग अलग प्रजाति होती है, और प्रजाति के बाद जिस पारिस्थितिकी तंत्र के अंदर में रहते हो वो पारिस्थितिकी तंत्र आता है। तो किसी भी जैव विविधता का, है ना, जैव विविधता मतलब क्या, बायोडायवर्सिटी, बायोडायवर्सिटी जो विविधताएं होती है, बायोडायवर्सिटी। जैसे जंगल में जाते हो तो अलग अलग तरह के कीड़े मकोड़े होते हैं, छोटे जानवर होते हैं, बड़े जानवर होते हैं, तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, जैव विविधता कहते हैं। तो अब देखो यहाँ पर ये जो जैव विविधता है, जैव विविधता की बात करें तो इसमें 3 स्तर है, अनुवांशिकी, प्रजातियां और पारिस्थितिकी तंत्र, ठीक है। चलिए आगे आ जाते हैं अगले प्रश्न की ओर। कहता है कि जब सोडा वाटर की एक बोतल को खोलते हैं ना, तो उससे क्या होती है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है और फिर एक सीटी जैसी आवाज निकलती है। क्या आप बता सकते हो कि ये सीटी जैसी आवाज क्यों निकलती है? तो याद रखिएगा, जब कार्बन डाइऑक्साइड, जब हम सोडा वाटर की बोतल खोलते हैं तो घटते दबाव पर घुलनशीलता में क्या होती है, कमी आ जाती है। जब दबाव घटता है, बोतल खोलते हैं, दबाव घटता है, तो वहां पर क्या होती है, घुलनशीलता में कमी आ जाती है, जिसके कारण क्या होता है, सीटी उत्पन्न होती है, सीटी बचती है। तो आंसर इस तरह से हो जाएगा हमारा 12 का सी नंबर। तो जितने लोगों का आंसर सी है उनका बिल्कुल करेक्ट है। अगला प्रश्न है, सर्वाधिक बुद्धिमान स्तनधारी कौन सा है? सबसे ज्यादा बुद्धिमान यहां पर कौन है? तो आंसर क्या होगा, स्तनधारियों में सबसे ज्यादा बुद्धिमान जो है वो डॉल्फिन हो जाएगा। क्या आंसर होगा? डॉल्फिन हो जाएगा। अगले प्रश्न पर आते हैं, चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए और आंसर कीजिए। कहता है कि कीट विज्ञान वह विज्ञान है जो क्या करता है, अध्ययन करता है। तो याद रखिएगा, कीट विज्ञान की अगर बात करें तो ये कीड़े मकोड़े का अध्ययन करता है। तो आंसर हो जाएगा कि कीट विज्ञान जो है कीड़े मकोड़े का अध्ययन करता है। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर की गति किस में मापी जाती है? हम लोग जो कंप्यूटर की गति मापते हैं ये किस चीज में मापते हैं? तो ध्यान रखिएगा, कंप्यूटर की गति जो है वो गीगाहर्ट्ज में मापी जाती है। किस में नापते हैं? गीगाहर्ट्ज में नापते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर में प्रयुक्त होने वाला जो आईसी चिप है ये किससे बनी होती है? ये देखो, जितनी भी आईसी चिप्स होती है, खास करके ये जो कंप्यूटर में यूज होता है या फिर कहीं पर भी आईसी चिप जो बनती है, तो आईसी चिप के अंदर में सिलिकॉन का इस्तेमाल होता है, ठीक है। अभी क्या हुआ है, क्यों न्यूज में था, ये क्यों पूछा गया? क्योंकि अभी जो रशिया और यूक्रेन का वॉर चल रहा है, यूक्रेन और रशिया का जो वॉर चल रहा है, इसके वजह से सिलिकॉन की जो डिलीवरी है ये प्रभावित हुई है, जिसके कारण बहुत सारे कैमरे वगैरह आप देखोगे ढूंढते थे तो सोनी वगैरह का कैमरा नहीं मिलता था, क्योंकि सिलिकॉन की काफ़ी कमी हो गई थी, ठीक है। तो सिलिकॉन का जो ये है जो खेप आता था, सिलिकॉन हमें मिलता था, उसमें कहीं ना कहीं कमी आई, प्रभावित हुआ पूरे विश्व के अंदर में। तो याद रखिएगा, कंप्यूटर में प्रयुक्त होने वाले आईसी चिप जो होते हैं वो सिलिकॉन के बने होते हैं। अगेन देखिए, ये कहाँ से प्रश्न है, इस क्लास के अंदर में सिर्फ हमें प्रश्न का आंसर नहीं ढूंढना है, आपको ये भी जानना है कि प्रश्न कहाँ कहाँ से पूछे जाते हैं। पिछले 5 प्रश्न ले लें तो ये बायोलॉजी का प्रश्न है, कीट विज्ञान देखिए ये भी बायोलॉजी का प्रश्न है, कंप्यूटर से आपको प्रश्न पूछे गए, कंप्यूटर से हर साल 2 प्रश्न देखने को मिलते हैं आपको। कंप्यूटर की गति किसमें मापते हैं? तो गीगाहर्ट्ज में। एक प्रश्न वो हो गया। एक प्रश्न ये पूछ लिया था आपको 2023 में कि कंप्यूटर में प्रयुक्त होने वाला आईसी चिप किससे बना होता है। एक प्रश्न ये पूछा कि एक कंप्यूटर सिस्टम में क्या क्या शामिल होता है। तो देखो, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर और परिधीय उपकरण सब चीज शामिल होता है। तो हमने देखा कि एक साथ 3 प्रश्न जो है कंप्यूटर से इस साल 2023 में पूछा गया है। आपके 24 के एग्जामिनेशन के लिए ये जो एक्सपीरियंस है वो काफी इंपॉर्टेंट होगा। तो अंत तक बने रहिए, इसी तरह हम बताते रहेंगे। और आपको लास्ट में इसका जो एनालिसिस है, लास्ट में हम आपको ये भी बताएंगे, फिजिक्स से, केमिस्ट्री से, बायोलॉजी से, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी से, इकोनॉमिक्स से, मिसलेनियस जीके से, इकोलॉजी से, करंट अफेयर से, और यहाँ पर जो आपका टोटल जो प्रश्न है वो 40 प्रश्न है। और हर एक जो सब्जेक्ट मैंने नाम लिया, हर एक टॉपिक से कितने प्रश्न पूछे हैं, हिस्ट्री से कितने हैं, ज्योग्राफी से कितने हैं, पॉलिटी से कितने हैं, मैं आपको ये भी बता दूंगा हिस्ट्री में कौन कौन से टॉपिक से आया, ठीक है। तो आपको एक शॉर्ट नोट्स लास्ट में बना करके दूंगा, तो आप अंत तक बने रहिए। अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्या क्या है? देखो, ये प्रश्न खुद ही अर्थव्यवस्था से पूछा है, इकोनॉमिक्स से एक प्रश्न पूछा है कि अर्थव्यवस्था की केंद्र समस्या क्या है। तो याद रखिएगा, किसी भी अर्थव्यवस्था की केंद्र समस्या होती है कि कैसे संसाधन को बांटा जाए, आवंटन किया जाए, संसाधनों का ज्यादा से ज्यादा अच्छा इस्तेमाल कैसे किया जाए, और कैसे आर्थिक विकास किया जाए। ये तीनों ही जो है
किसी भी अर्थव्यवस्था की मेन समस्याएं होती है, केंद्रीय समस्याएं होती है। ठीक है, अगला प्रश्न है चंद्रगुप्त मौर्य के 18 पदाधिकारियों के समूह को क्या कहा जाता था? याद रखिएगा, चंद्रगुप्त मौर्य का जो 18 पदाधिकारी था, इसके समूह को तीर्थ कहा जाता था। तो याद रखिएगा आंसर क्या हो जाएगा, यहां पर तीर्थ हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित को कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो यहां पर देखिए आपको क्या है, एक पूरा सीरीज लिखा हुआ है, उसके हिसाब से आपको करना है। जैसे अफगानिस्तान पर सोवियत का जो आक्रमण हुआ था वो कब हुआ था? देखिए यहां पर मैंने पूरा लिस्ट बनाया है, आपको इसको एक्सप्लेन भी करते हैं। देखिए अफगानिस्तान पर जो सोवियत का आक्रमण हुआ था, याद रखिएगा ये 1979 में हुआ था। कब हुआ था? 1979 में। मैं आपको बस ईयर बताता जाऊंगा, आप खुद ब खुद करते जाओगे। दूसरा है भैया बर्लिन की दीवार। बर्लिन की दीवार गिरी थी 1989 में। 1989 में बर्लिन की दीवार गिरी थी। और सोवियत संघ का जो विघटन हुआ था, ये आप जानते हो कि 1991 में इसका विघटन हुआ था। और रूसी क्रांति कब हुई थी? 1917 में हुई थी। अब बताओ कालानुक्रम में सजाना है, पहले कौन सी घटना हुई, फिर कौन सी हुई, फिर कौन सी हुई। ठीक है, काल के क्रम में। तो सबसे पहले कौन सी घटना हुई भैया? यहां पर जो है 1917 में हो रही है। फिर उसके बाद आप चले जाओ, है ना, 1991 है, 89 है, 79 है ना, 89 है, फिर उसके बाद आपका 91 है। तो आपको क्या करना है, यहां पर 4 होगा, उसके बाद आपका हो जाता है 1, फिर 2, फिर उसके बाद आपका 3 हो जाता है। तो 4, 1, 2, 3। तो इस तरह से आंसर हो जाएगा हमारा 20 का डी नंबर। यहां पर देख रहे हो 20वां का डी निकल के आ रहा है। तो इस तरह से आंसर हो जाएगा 20 का डी। अगला प्रश्न है उत्तर वैदिक काल में कौन से देवता को सबसे प्रमुख स्थान प्राप्त हुआ था? उत्तर वैदिक काल में सबसे प्रमुख स्थान कौन से देवता को मिला था? तो याद रखिएगा प्रजापति को, है ना, प्रजापति को, है ना। उत्तर वैदिक काल में कौन सा देवता का सबसे प्रमुख स्थान मिला था? कौन से देवता को? तो प्रजापति को उत्तर वैदिक काल में सबसे प्रमुख स्थान यहां पर मिला था। अगला प्रश्न है हमारा 22वां नंबर। क्वेश्चन है कि व्यवस्था विश्लेषण उपागम किसने प्रतिपादित किया? ये जो व्यवस्था विश्लेषण उपागम है, इस उपागम को किसने प्रस्तुत किया था, प्रतिपादित किया था? तो याद रखिएगा इसको डेविड ईस्टन के द्वारा जो है क्या किया गया था, प्रतिपादित किया गया था। तो आंसर हो जाएगा यहां पर डेविड ईस्टन। आप लोग यहां पर प्रतिपादित का मतलब अगर नहीं समझ पा रहे होंगे तो यहां पर बताना चाहूंगा, इसका जो इंग्लिश हो जाएगा वो हो जाएगा हु प्रोपोंडेड सिस्टम एनालिसिस अप्रोच। सिस्टम एनालिसिस अप्रोच को किसने यहां पर शुरू किया? तो आंसर क्या होगा, डेविड ईस्टन ने किया। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन बिहार के राज्यपाल हैं? आपको पता है वर्तमान में, पहले फागू चौहान थे, वर्तमान में जो है चेंज हुए हैं और अभी राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर हैं। तो इस तरह से आंसर हो जाएगा आपका 23 का डी नंबर। अगला प्रश्न पे आते हैं। कहता है किस संस्था ने तंबाकू जहर हमारे ग्रह शीर्षक रिपोर्ट को प्रस्तुत किया है? तो याद रखिएगा ये रिपोर्ट किसी और ने नहीं बल्कि ये विश्व स्वास्थ्य संगठन, है ना, ये विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के द्वारा जो है ये किया गया है। यहां पर देखिए नीति आयोग के बारे में जिक्र है और नीति आयोग के बारे में प्रश्न एक नंबर का पूछा जाता है। इस साल नहीं पूछा है, अगले साल पूछेगा आपको। 2024 में आप एग्जाम दोगे तो वहां पूछने का चांस है। नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी? याद रखिएगा 1 जनवरी 2015 ईस्वी को। देखो मैं यहाँ ज्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ हर ऑप्शन को, कारण यह है कि ये आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, मैं नहीं चाहता इसको बहुत लेंदी करने। जब हम इसको क्लास में पढ़ेंगे ना एज अ प्रैक्टिस सेट, तब वहां पर बहुत डिटेल में करेंगे इसको। 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग की स्थापना हुई थी और इसके जो अध्यक्ष होते हैं नीति आयोग के, वो कौन होते हैं? प्रधानमंत्री होते हैं। ये 2 बात आप इसके बारे में याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला क्वेश्चन है साहित्य में नोबेल पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय कौन हैं? अब देखो यहां पर अलग अलग नोबेल पुरस्कार मिला हुआ है। इसका पहले सबसे सही आंसर क्या हो जाएगा कि साहित्य में नोबेल पुरस्कार किसको मिला है? यहां पर रविंद्रनाथ टैगोर को मिला है। देखो रविंद्रनाथ टैगोर से ना हर साल एक प्रश्न पूछता है, हर साल। आप 2020 का पेपर देखो, 21 का देखो, 22 का देखो, हमने पिछले 5 साल का पेपर जो है ऐप पर लगा रखा है, वहां से फ्री में आप डाउनलोड कर सकते हो। ड्रीम सेवक IAS, ये बस आपको लिखना है ना, प्ले स्टोर पर जाके ऐप मिल जाएगी, या लिंक मैंने कमेंट में दे रखा है आपको, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक है, वहां से भी डाउनलोड कर सकते हो। सिंपली प्ले स्टोर पर जाकर के ड्रीम सेवक IAS लिखो, या जो नंबर जारी है उस नंबर को आप सेव करके वहां से व्हाट्सएप पे हाई लिखो, तब भी हम आपको लिंक्स भेजेंगे। रविंद्रनाथ टैगोर को साहित्य के लिए जो है क्या मिला था? ये साहित्य का नोबेल पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय बने थे। कौन? रविंद्रनाथ टैगोर। ठीक है, ध्यान में रखिएगा इसके बारे में। कुछ और चीजें इसके बारे में ध्यान में रखिएगा। इसको किस बुक के लिए मिला था रविंद्रनाथ टैगोर को? साहित्य में नोबेल पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय थे और इनकी किताब का नाम था गीतांजलि। ठीक है, गीतांजलि के लिए इनको जो है अवार्ड मिला था
किनको, रविंद्रनाथ टैगोर को साहित्य का भारत का पहला नोबेल प्राइज इसको मिला था गीतांजलि के लिए। कब मिला था? 1913 ईस्वी में। पहले भारतीय थे जिन्होंने नोबेल प्राइज जीता था। दूसरे नंबर पर अगर हम यहाँ पर आ जाए, मदर टेरेसा की बात करें तो मदर टेरेसा को भी पीस प्राइज मिला है, नोबेल प्राइज फॉर पीस। और ये किस साल में मिला है इसको भी याद रखिएगा, 1979 में मदर टेरेसा को मिला हुआ है। 1979 में मदर टेरेसा को मिला हुआ है। सीवी रमन को भी मिला हुआ है। सीवी रमन को फिजिक्स के लिए मिला है। सीवी रमन को फिजिक्स के क्षेत्र में नोबेल प्राइज मिला है। और ये किस साल मिला है? याद रखिएगा 1930 ईस्वी में इसको मिला है। किसको? सीवी रमन को। सरोजिनी नायडू को, है ना, अब तक कोई भी, यानी सरोजिनी नायडू को कोई भी नोबेल प्राइज नहीं मिला है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे नो नोबेल प्राइज, कोई भी नोबेल प्राइज नहीं मिला है। किसको? सरोजिनी नायडू को। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न की ओर आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पढ़ते हैं, क्या है इसका आंसर। प्रश्न है, एक गैर बैंकिंग वित्त कंपनी जिसको एनबीएफसी कहते हैं, एनबीएफसी का फुल फॉर्म क्या होता है? नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज, ठीक है, एनबीएफसी। तो ये जो एनबीएफसी है, इसके तहत पंजीकृत एक कंपनी कौन सी है? एक गैर बैंकिंग वित्त कंपनी एनबीएफसी डैश के तहत पंजीकृत एक कंपनी है। कौन से एक्ट से एनबीएफसी को पावर मिलता है? एनबीएफसी का जो पावर मिला है ये कौन से एक्ट से मिला है, आपको ये बताना है। तो याद रखिएगा, एनबीएफसी को जो पावर मिला हुआ है वो किसी और से नहीं बल्कि कंपनी एक्ट से मिला हुआ है। कौन सा एक्ट से मिला हुआ है? तो कंपनी एक्ट 1956 से मिला हुआ है। तो आंसर इस तरह से हो जाएगा 26 का बी। अगला प्रश्न है, दक्षिण भारत की बोली जाने वाली साहित्यिक भाषाओं में सबसे पुरानी भाषा कौन सी है? दक्षिण भारत की बोली जाने वाली साहित्यिक भाषा में अगर बात करें तो सबसे पुरानी भाषा जो यहां निकल करके आती है वो है आपका तमिल भाषा, ठीक है, तमिल भाषा। तेलुगु कहां पर बोला जाता है? तो तेलुगु देखो तेलंगाना के अंदर में तेलुगु काफी बोला जाता है, तेलंगाना में काफी ज्यादा बोला जाता है। कन्नाडा कहां पर बोला जाता है? कर्नाटका के अंदर में, कर्नाटका में जो है आपका कन्नाडा खूब बोला जाता है, कर्नाटका के अंदर में, इसको ध्यान में रखिएगा आप, ठीक है। इसके अलावा मलयालम की बात करें तो ये मलयालम जो है आपको केरला में, केरला राज्य के अंदर में खूब ज़्यादा बोला जाता है। इसके अलावा लक्षद्वीप में भी खूब बोला जाता है। इसके अलावा पुडुचेरी में भी इसका जो है खूब इस्तेमाल किया जाता है। कौन से भाषा का? मलयालम भाषा का, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। कहता है कि 20 अगस्त को किस रूप में मनाया जाता है? देखो 20 अगस्त को हर साल हम लोग सद्भावना दिवस मनाते हैं। क्यों? क्योंकि राजीव गांधी का जो है जन्म इसी दिन हुआ था। जो हमारे पूर्व प्राइम मिनिस्टर थे राजीव गांधी का जन्म दिवस है ये, राजीव गांधी का जन्म दिवस है। इसको हम लोग क्या मनाते हैं? इसको हम लोग सद्भावना दिवस के तौर पर मनाते हैं, राजीव गांधी के जन्म दिवस को, ठीक है। 20 अगस्त 1944 को इनका जो है जन्म हुआ था। याद रखिएगा कब हुआ था? 20 अगस्त 1944 को, 1954 में इनका जो है जन्म हुआ था राजीव गांधी का। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा इसी दिन को 20 अगस्त को हम लोग अक्षय ऊर्जा दिवस भी मनाते हैं। अक्षय ऊर्जा दिवस भी हम लोग इसी तिथि को मनाते हैं, ये भी ध्यान में रखिएगा, है ना। किस तिथि को? 20 अगस्त को। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला क्वेश्चन जो बिहार बीएड प्रवेश परीक्षा 2023 में पूछा है वो है किडनी की मूल क्रियात्मक इकाई क्या है? तो याद रखिएगा किडनी का मूल क्रियात्मक इकाई जो है क्या है? नेफ्रॉन है। किडनी का मूल क्रियात्मक इकाई क्या है? नेफ्रॉन है। बड़ी ध्यान में इसको याद रखिएगा। अगला प्रश्न है चिकनगुनिया का क्या कारण है? चिकनगुनिया रोग जो है वो किस कारण से होता है? तो याद रखिएगा चिकनगुनिया रोग जो है एक वायरस से होने वाली बीमारी है। कैसी बीमारी है? वायरस से होने वाली बीमारी है। तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर वायरस से होने वाली बीमारी। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा अंतर्राष्ट्रीय टेनिस टूर्नामेंट, है ना, ग्रास कोर्ट पर आयोजित किया जाता है ना। कौन सा ऐसा अंतर्राष्ट्रीय टेनिस टूर्नामेंट है जो ग्रास कोर्ट पर आयोजित किया जाता है? ध्यान में रखिएगा विंबलडन जो है, विंबलडन एक ऐसा मैच है जिसको ग्रास कोर्ट पर जो है आयोजित किया जाता है। तो आंसर यहां पर हो जाएगा 31 का डी। अगले प्रश्न पर आते हैं। जहांगीर खान जो है किस खेल से संबंधित है? तो याद रखिएगा जहांगीर खान जो है ये स्क्वैश से संबंधित है। किससे? स्क्वैश से। अब देखो स्क्वैश क्या होता है? स्क्वैश बेसिकली एक गेम होता है जिसके अंदर में क्या होता है, खिलाड़ी, 2 खिलाड़ी होते हैं या 4 खिलाड़ी भी होता है, पेयर करके लड़ते हैं। इसमें छोटी सी गेंद होती है और 2 खिलाड़ी होंगे। मान लो ये हमारा दीवार है तो 2 खिलाड़ी, जैसे बैडमिंटन खेलते हैं आप, उसी तरह से बैडमिंटन की वो स्टिक होती है और 2 खिलाड़ी होते हैं। पहले दीवार में मारा जाता है ना, वो उससे बॉल से आपको क्या करता है, नीचे मारते हैं, फिर वो टकरा करके दीवार से लगती है, फिर दीवार से आती है, जो दूसरा खिलाड़ी होता है वो उसको वापस मारता है। ठीक है, मान लो 2 खिलाड़ी है, मैं हूं और आप है, तो हम दोनों क्या कर रहे हैं, बॉल से जो है मार रहे हैं, दीवार से टकरा रही है बॉल, अगर मैंने मारा तो आपको रिटर्न मारना है दीवार की तरफ।
ठीक है, तो उसमें नियम है, उस नियम के हिसाब से खेली जाती है। इसी को स्क्वैश का गेम कहते हैं। बेसिकली जब नेट डाल करके दोनों तरफ मारते हैं तो टेनिस होता है। अगर दो खिलाड़ी हो, दोनों दोनों अटैक कर रहा है, किस पर, दीवार पर अटैक कर रहा है बॉल से, तो वो आपका स्क्वैश हो जाता है। ठीक है, एक खिलाड़ी ने मारा तो रिपीट करेगा कौन, दूसरे नंबर पर फिर दूसरा खिलाड़ी मारेगा, फिर पहला खिलाड़ी मारेगा। तो इस तरह से जो है खेला जाता है स्क्वैश को। नेक्स्ट है हमारा ज्ञानपीठ पुरस्कार निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में दिया जाता है। ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है किस क्षेत्र में दिया जाता है। देखिए, ज्ञानपीठ पुरस्कार के बारे में एक चीज ध्यान में रखिएगा, यहाँ कुछ और इन्फॉर्मेशन हम आपको ज्ञानपीठ पुरस्कार के बारे में देंगे। सबसे पहले देखिए, ज्ञानपीठ पुरस्कार की बात करें तो ये सर्वोच्च साहित्यिक पुरस्कार होता है। तो सर किसके क्षेत्र में दिया जाता है, साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। एक चीज ध्यान में रखिएगा कि ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है ये आपका सर्वोच्च साहित्यिक पुरस्कार है, भारत का सबसे ऊंचा सर्वोच्च साहित्यिक पुरस्कार है। साहित्य के क्षेत्र में साहित्यिक पुरस्कार है, साहित्य के क्षेत्र में सबसे बड़ा पुरस्कार जो दिया जाता है, सबसे बड़ा पुरस्कार जो दिया जाता है साहित्य के क्षेत्र में, वो कौन सा अवार्ड होता है। साहित्य के क्षेत्र में सबसे बड़ा अवार्ड जो दिया जाता है वो आपका ज्ञानपीठ अवार्ड होता है, ज्ञानपीठ पुरस्कार होता है। ठीक है, ज्ञानपीठ पुरस्कार होता है, ध्यान में रखिएगा इसको। ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है भारत का सर्वोच्च साहित्यिक अवार्ड है। और 2023 का भी याद रखिएगा कि 2023 का जो ज्ञानपीठ अवार्ड है वो किसको मिला है। तो सन 2023 ईस्वी में, ये करंट अफेयर्स का क्वेश्चन बन जाता है, पूछा जा सकता है आपसे, याद रखिएगा दामोदर मौजो को, दामोदर मौजो है ना, मौजो ये कलाकार है, मौजो, दामोदर मौजो को जो है आपको 2023 का ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया है। अगला प्रश्न है, किस अभिनेता की आत्मकथा का शीर्षक खुल्लम खुल्ला है। खुल्लम खुल्ला जो है किस अभिनेता का यहाँ पर क्या है, शीर्षक है 34 में। तो याद रखिएगा कि यहाँ पर खुल्लम खुल्ला जो है किसका है, ऋषि कपूर का है, ऋषि कपूर का। नेक्स्ट प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न 35 कहता है कि फियरलेस गवर्नेंस पुस्तक के लेखक कौन हैं। फियरलेस गवर्नेंस पुस्तक के लेखक कौन है, तो आंसर क्या होगा, किरण बेदी जो है ये आपका क्या है, फियरलेस गवर्नेंस पुस्तक के लेखक हैं। अगला प्रश्न देख लेते हैं, कहता है संगई महोत्सव। संगई महोत्सव के बारे में जानते होंगे, ये कहाँ का सांस्कृतिक महोत्सव है। देखो, संगई महोत्सव जो है ये आपका कहाँ का वार्षिक महोत्सव है, तो याद रखिएगा मणिपुर का वार्षिक महोत्सव है। और संगई महोत्सव के बारे में कुछ और इंफॉर्मेशन, ये आपको 21 नवंबर से 30 नवंबर के बीच हर साल जो है संगई महोत्सव मनाया जाता है। 21 नवंबर से 30 नवंबर के बीच में मनाया जाता है। और ये वार्षिक सांस्कृतिक जो है प्रोग्राम है, किसका, मणिपुर स्टेट का, मणिपुर स्टेट का वार्षिक सांस्कृतिक प्रोग्राम है। ये क्या है भैया, वार्षिक वर्ष में एक बार होने वाला मणिपुर स्टेट का सांस्कृतिक प्रोग्राम है, सांस्कृतिक कल्चरल प्रोग्राम है, सांस्कृतिक प्रोग्राम है। ठीक है, ध्यान में रखिएगा, सांस्कृतिक प्रोग्राम है मणिपुर स्टेट का। 21 से 30 नवंबर के बीच हर साल जो है संगई महोत्सव मनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोंकण नौसैनिक अभ्यास किन दो देशों के बीच खेला जाता है। तो देखो, अभी जो महोत्सव से रिलेटेड ये प्रश्न पूछा करंट अफेयर्स का, इस प्रश्न को मान सकते हो आप। ये देखो, किताब से रिलेटेड एक प्रश्न पूछता है कि ये भैया ये किताब किसने लिखा, वो किताब किसने लिखा, है ना, इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे किसी अभिनेता की आत्मकथा चर्चाओं में रहा तो वहां से प्रश्न पूछा जाता है। ये हम लास्ट में करेंगे इसको, ठीक है, कि कैसे कैसे प्रश्न आया, पहले हम इसको कर लेते हैं और 3-4 क्वेश्चन बचा है, इसको कर लेते हैं। तो यहाँ पर कोंकण नौसैनिक अभ्यास जो है किन किन देशों के बीच खेला जाता है, बस इतना सा आपको बताना है। याद रखिएगा, नौसैनिक, ये जो नौसैनिक अभ्यास है ये भारत और यूनाइटेड किंगडम यूके के बीच खेला जाता है। तो आंसर होगा 37 का यहाँ पर क्या, बी, सी है ना, 37 का आंसर क्या होगा, सी होगा, कि भारत और यूके के बीच जो है कोंकण नौसैनिक अभ्यास होता है। अगला प्रश्न है, भारत के प्रथम प्रमुख न्यायाधीश कौन थे। पहला जो प्रमुख न्यायाधीश बना था, फर्स्ट सीजीआई ऑफ इंडिया, फर्स्ट सीजीआई ऑफ इंडिया, क्या पूछा आपसे, आपसे पूछा है कि फर्स्ट सीजीआई ऑफ इंडिया भारत का पहला मुख्य न्यायाधीश कौन था। तो याद रखिएगा, हीरालाल जे कनिया, यानी हरिलाल जे कानिया, हरिलाल जे कानिया जो है ये क्या हो जाएंगे, आपका आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से जिनका जिनका आंसर यहाँ पर हरिलाल जे कनिया है उनका बिल्कुल करेक्ट है। अगले प्रश्न पर आते हैं 39 में, भारत में नीली क्रांति का जनक किसको कहा जाता है। तो याद रखिएगा, भारत में नीली क्रांति का जनक जो है वो कहा जाता है हीरालाल चौधरी को। हीरालाल चौधरी को क्या कहा जाता है, नीली क्रांति का जनक कहा जाता है। यहां पर चलिए मैं एक लिस्ट बना देता हूं और आपको पूरी क्रांति का एक जगह करवा देता हूं, थोड़ा सा समय लूंगा, इसको आप कर लीजिए और ये नोट्स आपको बहुत काम देगा जो मैं आपको करवाने के लिए जा रहा हूं। कुछ कुछ रेवोल्यूशन के बारे में लिखेंगे, जैसे आपने नाम सुना होगा ग्रीन रेवोल्यूशन के बारे में,
कहोगे हाँ सर ग्रीन रेवोल्यूशन के बारे में तो सुना है। ये ग्रीन रेवोल्यूशन किससे संबंधित था? तो आंसर क्या होगा? ये आपका किससे संबंधित था? कृषि से संबंधित था। ग्रीन रेवोल्यूशन किससे संबंधित था? कृषि से संबंधित था। अब देखो इसके जो फादर थे, ये रेवोल्यूशन हो गया, ये कृषि हो गया, क्षेत्र हो गया। इसके जो फादर थे उनका नाम क्या था? इनका नाम था MS स्वामीनाथन। MS स्वामीनाथन, हर कोई जानता है इसको, स्वामीनाथन। मैं यहां तक लिख दूंगा तब भी आप पकड़ लोगे। तो ये आपका ग्रीन रेवोल्यूशन हो गया। उसी तरह से 3-4 और जो रेवोल्यूशन है, जो काम की चीज है, उसको ध्यान में रखना है आपको। दूसरा जो बड़ा रेवोल्यूशन है वो है आपका व्हाइट रेवोल्यूशन या फिर ऑपरेशन फ्लड, इसी को कहा जाता है। तो यहां पर ये याद रखिएगा, व्हाइट रेवोल्यूशन, व्हाइट रेवोल्यूशन या फिर इसी को ऑपरेशन फ्लड कहते हैं, ऑपरेशन फ्लड कहा जाता है इसी को। अब बताओ जो व्हाइट रेवोल्यूशन है इसके फादर का नाम क्या है? ये किससे संबंधित है? ये बिल्कुल दुग्ध उत्पादन से रिलेटेड है, मिल्क प्रोडक्शन, दुग्ध उत्पादन, ठीक है, मिल्क प्रोडक्शन से संबंधित है। आप इसको इंग्लिश में लिखो, मिल्क प्रोडक्शन, ठीक है। ये किससे संबंधित है? मिल्क प्रोडक्शन से संबंधित है, मिल्क प्रोडक्शन से संबंधित है। इसके फादर का नाम क्या हो जाएगा? इसका फादर का नाम हो जाएगा वर्गीस कुरियन, ठीक है, वर्गीस कुरियन, वर्गीस कुरियन, ठीक है, वर्गीस कुरियन, ये जो है इसके फादर के नाम हो गए, वर्गीस कुरियन। इसी तरह से और भी बहुत सारे नाम हैं। मैं यहाँ पर एक लिस्ट, एक छोटी सी PDF यहाँ पर साइड में फोटो लगा दूंगा, आप वहां से जो है इसको कर लेना, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। कहता है इंटरनेट के संदर्भ में URL का पूर्ण रूप क्या है? इंटरनेट के संबंध में URL का पूर्ण रूप क्या है? जल्दी से बताइए। देखो URL का फुल फॉर्म होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर जो है ये URL का फुल फॉर्म होता है। तो ये देखो आपको कंप्यूटर में ले सकते हो उस प्रश्न को, तो इस तरह से आंसर हो जाएगा यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। तो ये 40 महत्वपूर्ण प्रश्न था। चलिए थोड़ा सा हम लोग यहाँ पर पहले हम लोग जान लेते हैं थोड़ा सा कोर्स के बारे में, फिर आपको ये बताएंगे कि ये 40 प्रश्न जो थे किन किन एरियाओं से कौन कौन से प्रश्न पूछे गए थे। एक लिस्ट बना करके हम यहाँ पर आपको लिख देंगे। देखो अभी जो क्लास चल रही है ना, बिहार B.Ed प्रवेश परीक्षा, आप लोग 24 की तैयारी करने वाले हो, मोस्ट ऑफ द लोग, बहुत सारे लोग जो इस वीडियो को देख रहे हो, तो इसके लिए टॉपर बैच हमारा चल रहा है। यकीन मानो पिछले 4-5 सालों का अनुभव है बिहार B.Ed प्रवेश परीक्षा को लेकर के, और वन ऑफ द टॉप चैनल है पूरे इंडिया में बिहार B.Ed प्रवेश परीक्षा को लेकर के, ठीक है। आप इस सर्च कर लो, बहुत सारे चैनल्स को जो बिहार B.Ed करवाते हैं, आप उनमें देखोगे सबसे टॉप का चैनल है, सबसे बड़ी चैनल हमारी है बिहार B.Ed प्रवेश परीक्षा को लेकर के। अब देखो इसके अंदर में फुल कोर्स है, आपका ग्रेट PDF नोट्स मिलेगा, छोटी छोटी नोट्स मिलेंगे जिसको बहुत अच्छे से तैयारी करके अच्छे नंबर उठा सकते हो आप। हर एक सब्जेक्ट का की पढ़ाई होगी, थ्योरी होगा और टेस्ट भी होगा हर एक सब्जेक्ट का। जो टेस्ट होगा वो आपका डिजिटल टेस्ट भी यहाँ पर होगा। देखो आप पूछोगे सर डिजिटल टेस्ट क्या होता है? तो देखो डिजिटल टेस्ट ऐसा होता है कि डिजिटल टेस्ट में आपको ऑल इंडिया रैंकिंग बन करके आएगी। जितने सारे स्टूडेंट होंगे, हर चैप्टर आप पढ़ोगे, उस चैप्टर का डिजिटल टेस्ट अपलोड होगा उसी दिन, और उसको लगाओगे तो आप जो है हजारों बच्चों के साथ, जो 10,000 बच्चे होंगे इस कोर्स के अंदर में, उसके बीच अपनी हर एक सब्जेक्ट का रैंकिंग, हर एक चीज का रैंकिंग, कई बार हम लोग टेस्ट देते हैं ना तो ओवरऑल रैंकिंग मिलती है, लेकिन यहाँ पर जैसे जैसे आप पढ़ोगे डे बाय डे, जैसे आपने समास पढ़ा हिंदी में तो 10,000 बच्चों ने समास दिया, आपने भी दिया, तो आपकी रैंकिंग उन बच्चों के बीच कितनी है। आपने रीजनिंग में कोडिंग डिकोडिंग चैप्टर पढ़ा, आपकी कोडिंग डिकोडिंग कैसी और अदर बच्चों की कोडिंग डिकोडिंग कैसी, आप कहाँ फिट बैठते हो 10,000 बच्चों के बीच में, वो सब कुछ आपको डिजिटल टेस्ट में हर दिन पता चलेगा। हर दिन एक चैप्टर का आप टेस्ट लगाओगे और आपको पता चलता चला जाएगा। डेली क्लास होगी, लाइव प्लस रिकॉर्डेड मिलेगी। कोर्स फी जो है हमारा 999 है, लेकिन अभी आपको ये 999 में नहीं, एक ऑफर चल रही है, इसके तहत जो है कोर्स फी ऑलरेडी डाउन हो गया है। 699 में आप पूरा बिहार B.Ed के लिए का कोर्स 1 साल तक ले सकते हो, 1 साल के लिए। अगले 6 महीने तक इसमें क्लास चलेगी और आपकी जो क्लास है वो जल्द ही स्टार्ट होने वाली है। ऑलरेडी बहुत सारा वीडियो हमने डाल दिया है डेमो के तौर पर। इसमें डेली का जो है आपको 3 से 4 घंटे की क्लास, 4 घंटे पर डे क्लास जो है इसमें मिलेगी, और अगले 5 महीने तक पढ़ाई इसके अंदर में 4-5 महीने होगी। फिर उसके बाद आप एग्जाम तक जो है इस कोर्स का मजा उठा पाओगे, यहाँ से आप रिवाइज कर पाओगे और टेस्ट वगैरह देते रहोगे, और पूरी प्रैक्टिस वगैरह भी यहाँ पर करवाई जाएगी, कुछ भी नहीं छोड़ा जाएगा। यकीन मानिए इतनी अच्छी तैयारी हो जाएगी कि आप लोग गवर्नमेंट कॉलेज के लिए पूरी तरह से तैयार रहिएगा। इसके अलावा हमारी जो है भारत बैच भी चलता है, जो कि बिहार DLED 2024 के लिए। हमने झारखंड B.Ed के लिए 2024 के लिए इस बार कोर्स लॉन्च किया है रांची बैच के नाम से, इसमें भी ऑफर आई हुई, आप अपने दोस्तों को बता सकते हो।
है ना। इसके अलावा बात करें हम लोग पैरामेडिकल प्रवेश परीक्षा 2024 के लिए, तो सेवक बैच हमारा आया हुआ है, आप चाहें तो इसको भी कर सकते हैं। चलिए आइए अब हम यहाँ पर जानने की कोशिश करते हैं। मैंने यहाँ पर आंसर भी लगा दिया है, ये पीडीएफ आपको ऐप पर मिल जाएगी, ठीक है, और टेलीग्राम वगैरह पर जुड़ करके आप लिंक वगैरह ले सकते हो। चलिए वन बाय वन करके सारे प्रश्नों को देखते हैं। देखो ये इंटरनेट से प्रश्न पूछा गया था, है ना, 1 नंबर का ये हो गया। इसके अलावा देखो ये नीली क्रांति, है ना, जो आपका नीली क्रांति, ये किससे, इसके जो फादर हैं या जनक हैं वो किसको कहा जाता है। इस तरह का जो क्रांति वाला है, इसको आपको कम से कम ये 5-6 ऐसी क्रांति है जिसको याद रखना पड़ेगा। इसके अलावा बात करें कि प्रमुख न्यायाधीश के बारे में पूछा कि जो फर्स्ट सीजीआई ऑफ इंडिया थे वो कौन थे, है ना, ये आपका क्या हो गया, स्टैटिक जीके का प्रश्न हो गया। वहीं पर अगले प्रश्न की बात करें तो कोंकण नौसैनिक अभ्यास, तो हम इस साल 2024 के लिए आपको कोर्स के अंदर में पूरा नौसैनिक अभ्यास करवा के लेके जाएंगे, है ना, एग्जाम हॉल तक जो आपको ले जाएंगे, तो नौसैनिक अभ्यास आपको क्लासरूम में हम यहाँ पर बहुत अच्छे से करवा देंगे और याद करवा के आगे ले जाएंगे। अब देख लीजिए यहाँ पर आगे अगर देखें तो महोत्सव के बारे में पूछा है। जैसे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट है तो वहाँ के एक स्टेट को पकड़ा और वहाँ की जो सांस्कृतिक महोत्सव थी उसके बारे में पूछा गया। तो हम क्या करेंगे, जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट है वहाँ पर जितने भी सांस्कृतिक प्रोग्राम होते हैं, जो फेस्टिवल होते हैं, जो अन्य चीज़ें होती है, वो आपको करवा के इस बार भेजेंगे। इसके अलावा फियरलेस गवर्नेंस पुस्तक जो है, तो एक किताब और उसकी जो राइटर है, जो टॉप 10 या टॉप 20 किताब है, टॉप 10 या टॉप 20, उससे ज़्यादा मत करना आप, टॉप 20 किताब है जो न्यूज़ में रहती है, पिछले 5 सालों से कभी भी न्यूज़ में रही है, तो वो किताब को भी पूछा जाता है। ऐसा नहीं कि इस साल न्यूज़ में रही है, इस साल लॉन्च हुई उसको पूछेगा। किरण बेदी की ये किताब बहुत पहले की होगी, अभी पूछ रहा है ना, तो इस तरह से होता है। इसके अलावा किस अभिनेता की आत्मकथा का शीर्षक खुल्लम खुल्ला था, ये थोड़ा हटके प्रश्न है, नहीं पूछा जाएगा इस बार ऐसा प्रश्न। ज्ञानपीठ पुरस्कार के बारे में लगभग हर साल सवाल देखने को मिलता है, तो ज्ञानपीठ पुरस्कार किस के लिए दिया जाता है, इस बार ये पूछा है। अगले साल 2024 में ये पूछा जा सकता है कि भैया 2023 में ज्ञानपीठ पुरस्कार किसको दिया गया था, तो कुछ भी पूछा जा सकता है, तो अवार्ड हम लोग करके जाएंगे। जहांगीर खां जो है किस खेल से संबंधित था, ये भी थोड़ा हटके प्रश्न है। यहाँ पर विंबलडन के बारे में एक प्रश्न पूछा है। चिकनगुनिया, जितने भी रोग हैं और वो किस किस कारण की वजह से होते हैं, वो भी यहाँ पर हम आपको पूरा रोग और कारण यहाँ पर बताने का काम करेंगे, ठीक है। चलिए अब आगे देख लीजिए। यहाँ पर नेक्स्ट हमारा अगला जो प्रश्न पूछा है आपको, वो है आपका किडनी की मूल क्रियात्मक, बायोलॉजी के अंदर में बहुत अच्छे से आपको कवर करवा देंगे। 20 अगस्त को किस रूप में मनाते हैं, सद्भावना दिवस, ये पूछता है, ठीक है, सद्भावना दिवस पूछता है। और हमने क्लास के अंदर में इधर भी जीके की क्लास जो कराई कुछ दिन पहले, उसके अंदर में भी ये बताई है डिस्कस करके आपको। और ये भाषा के बारे में है, जो साउथ इंडिया है वहाँ के बारे में कई बार हम लोग नहीं पढ़ते हैं, सिर्फ नॉर्थ इंडिया, बिहार, यूपी को पढ़ते रहते हैं। तो देखो साउथ इंडिया से भी प्रश्न पूछे गए हैं, मतलब क्वेश्चन को डाइवर्स किया गया है 2023 के पेपर में। इसके अलावा एनबीएफसी के बारे में ये प्रश्न पूछा है आपको। यहाँ पर ये भी पूछा है कि रविन्द्रनाथ टैगोर के बारे में एक प्रश्न तो हर साल पूछता है, अब 2020 का, 21 का, 22 का पेपर देख लो। वहीं पर अगर बात करें WHO की, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की, है ना, तो उसके बारे में पूछ लिया है। उनका जो एक रिपोर्ट था उसको कोट करके पूछ लिया है। आपको ये भी पूछा सकता है WHO के द्वारा कौन कौन सी रिपोर्ट जारी की जाती है, उसके बारे में भी पूछा जा सकता है प्रश्न इस साल। अगर हम बात करें यहाँ पर बिहार के राज्यपाल, तो जो भी राज्यपाल होगा, मुख्यमंत्री होगा, या हाईकोर्ट के जो जजेस होंगे, है ना, पटना हाई कोर्ट के, उसको हम लोग ध्यान में रख करके जाएंगे। हम लोग यहाँ पर राष्ट्रपति के बारे में, उपराष्ट्रपति के बारे में, जो भी लेटेस्ट होगा उसके बारे में हम लोग जरूर पढ़ के जाएंगे 2024 एग्जामिनेशन के लिए। इसके अलावा हम लोग बात करें यहाँ पर ये पूछा है कि ये एक अलग टाइप का प्रश्न है ना, इसको छोड़ते हैं हम लोग। इसके अलावा देखिए ये हिस्ट्री से पूछा हुआ प्रश्न है। यहाँ पर देखिए ये जो प्रश्न है, आपको एक हिस्ट्री आपको पढ़नी पड़ेगी, वर्ल्ड हिस्ट्री। तो ये वर्ल्ड हिस्ट्री का प्रश्न है कि अफगानिस्तान पर सोवियत आक्रमण कब हुआ, बर्लिन की दीवार कब गिरी, सोवियत संघ का विघटन कब हुआ, रूसी क्रांति कब हुई। ये जब तक वर्ल्ड हिस्ट्री नहीं पढ़ोगे तो नहीं आएगा आपको समझ में। चंद्रगुप्त मौर्य के 18 पदाधिकारियों के समूह को क्या कहा जाता था, है ना, इस तरह के प्रश्न पूछे गए हैं। अर्थव्यवस्था से यहाँ पर प्रश्न पूछे गए। इकोनॉमिक्स, पूरा इकोनॉमिक्स पढ़ा के आपको भेजेंगे, आप 8-10 चैप्टर पढ़ाएंगे इकोनॉमिक्स का। एक कंप्यूटर सिस्टम, देखो कंप्यूटर से यहाँ पर 3 प्रश्न लगातार पूछा है, तो 2024 में भी हमें कम से कम 3 से 4 प्रश्न होंगे कंप्यूटर से, या 2 से लेकर 4 प्रश्न होंगे, 2 से लेकर के 4 तक, मिनिमम 2 मैक्सिमम 4 तक जरूर जाएगा। ये देखो एक विज्ञान होती है और उसकी क्या स्टडी जो है, वो किस चीज की स्टडी उसको कहते हैं, या उसकी स्टडी क्या कहलाती है, उसको हम लोग यहाँ पर, जैसे सिक्कों का अध्ययन जो है नॉमिस्मेटिक कहलाता है, तो इस तरह से यहाँ पर पूछ लिया कीट विज्ञान के अंदर क्या अध्ययन करते हैं। तो ये इस तरह के टॉपिक्स को हमको अच्छे से कवर करके जाना होगा। सर्वाधिक बुद्धिमान स्तनधारी डॉल्फिन के बारे में इससे पहले भी प्रश्न पूछा था, ये थोड़ा सा हटके प्रश्न है। ये प्रश्न जो है पूछा है कि भैया बायोडाइवर्सिटी के कितने स्तर हैं, तो बहुत बेसिक सा क्वेश्चन था ये। इसके अलावा बात करें यहाँ पर जो अजैविक घटक हैं, इकोसिस्टम से, इकोलॉजी से प्रश्न पूछा है इस साल, है ना। निम्नलिखित में से कौन सा जीव जो है त्वचा से सांस लेता है,
तो ये बेसिक प्रश्न था आपका। ग्लाइकोलाइसिस प्रक्रिया, ये भी बेसिक प्रश्न है। इसके अलावा अमीबा में भोजन, ये बहुत बेसिक क्वेश्चन है। इसके अलावा बात करें जेसी बोस, तो आविष्कार और आविष्कारक को हमको इस साल पढ़ के जाना होगा, यहाँ से चांस बनता है। अब देखो प्रामाणिक कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन का जो वितरण होता है इसको क्या कहते हैं, तो ये आपको केमिस्ट्री से पूछा हुआ साइंस का प्रश्न है, ये भी साइंस का क्वेश्चन है। इसके अलावा ये भी देख लो आप, ये जो है इसको आप साइंस में भी रख सकते हो या फिर ज्योग्राफी में इसको रख लो कि सूर्य के चारों ओर जो ग्रह चक्कर लगाते हैं ये कौन से नियम है, तो केपलर के नियम है। आप क्लास 11th की बुक पढ़ोगे वहाँ पहले ही चैप्टर में के अंदर में दूसरे चैप्टर में ये बातें दी हुई है। इसके अलावा यहाँ पर एक गैस को कैसे दरों में बदला जाए वो प्रश्न पूछा आपसे, है ना। यहाँ पर ये पूछ लिया कि कौन वास्तविक उभयचर प्राणी नहीं है। तो पूरा जो है हमने यहाँ पर आपको बताया क्या क्या चीजें पूछी जाती है, क्या क्या कहाँ कहाँ से प्रश्न पूछे गए हैं। अब देखो अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए ना तो टेलीग्राम पर जाओ और डीएसटी पीडीएफ आप लिख लो, @DST PDF, स्क्रीनशॉट इसका ले लो। अब आइए हम यहाँ पर ये डिस्कस करते हैं कि भैया कितने नंबर के कहाँ से पूछे गए हैं। लास्ट में आओ, लास्ट में डिस्कस करते हैं, फिर मजा आएगा। चलिए मैंने यहाँ पर पूरा एक लिस्ट बना के लाया हूँ कि कौन कौन से टॉपिक से कितने नंबर के प्रश्न पूछे गए, एक आइडिया लग जाएगा। हालांकि इसके लिए हम जो है इसके लिए एक अलग वीडियो आती है हमारी ट्रेंड एनालिसिस के नाम से, वो भी आएगी जिसमें पिछले 5 सालों का एक साथ करवा देंगे। पिछले 5 सालों में फिजिक्स से कितने क्वेश्चन हैं, ज्योग्राफी से कितने हैं, हिस्ट्री से कितने हैं, वो आपको पूरा करवा देंगे। चलिए आइए यहाँ पर जान लेते हैं। हम यहाँ पर क्या करते हैं, पहले सब्जेक्ट को लिख लेते हैं। तो सब्जेक्ट में देखिए हमारे पास क्या क्या सब्जेक्ट है, ठीक है। तो देखो यहाँ पर सब्जेक्ट को हम लिख लेते हैं। सब्जेक्ट के अंदर में पहले हमारा है यहाँ पर फिजिक्स, ठीक है। तो फिजिक्स है भैया, फिजिक्स। फिजिक्स के अंदर में इस साल जो क्वेश्चन पूछे हैं, है ना, वो कितने प्रश्न पूछे हैं, यहाँ पर 3 क्वेश्चन फिजिक्स से पूछा है। बिहार बीएड 2024 के अंदर में, बिहार बीएड 2023 के अंदर का जो पेपर है इसके अंदर में इंट्रांस में जो पूछा हुआ क्वेश्चन है, फिजिक्स से 3 प्रश्न आए हैं। केमिस्ट्री से वहीं पर 2 प्रश्न जो है इस साल पूछा है, 2 क्वेश्चन। वहीं पर अगर हम बात करें यहाँ पर बायो की, तो बायो से जो है आपको कितने प्रश्न पूछे गए हैं, बायो से 8 क्वेश्चन बायो से पूछे गए हैं। यकीन मानो आप, कभी भी नहीं इतने प्रश्न पूछे जाते थे साइंस से जितना इस बार पूछा गया है। हिस्ट्री से बात करें तो 4 प्रश्न जो है आपको हिस्ट्री के अंदर से पूछा गया है। वहीं पर बात करें हम लोग हिस्ट्री के अलावा ज्योग्राफी की, तो ज्योग्राफी से जो है 1 क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है। वहीं पर पॉलिटी की बात करें तो पॉलिटी से 2 क्वेश्चन जो है इस साल 2023 में आपको पूछा गया है। इकोनॉमिक्स का एकमात्र प्रश्न जो है इस बार देखने को मिला, जो इकोनॉमिक्स के नाम से था, हमने आपको बताया भी था। इसके अलावा देखो मिसलेनियस जीके हम एक नाम देते हैं, ऐसा जीके जो फिक्स जीके होता है, स्टैटिक जीके होता है, मिसलेनियस जीके इसको कह लेते हैं हम लोग। तो मिसलेनियस जीके या स्टैटिक जीके से टोटल 8 क्वेश्चन यहाँ पर आपको देखने को मिला। वहीं पर इकोलॉजी है ना, इकोलॉजी जो एक बायोडाइवर्सिटी वाला प्रश्न था या अनुवांशिकी वाला प्रश्न था, ये इकोलॉजी से संबंधित था, तो आंसर होगा यहाँ पर नहीं, वो जैविक और जैविक वाला जो प्रश्न था ये इकोलॉजी का प्रश्न था। और इसके अलावा एक वो पूछा था ना कि आप उसको क्रम में सजाइए, तो ये 2 क्वेश्चन जो है इकोलॉजी के थे। करंट अफेयर से इस साल जो प्रश्न पूछे गए, जैसे आपको पूछा गया राज्यपाल के बारे में कि बिहार का वर्तमान राज्यपाल अभी कौन सा है, चूंकि चेंज हुआ था, ये करंट अफेयर्स का प्रश्न में आता है। तो 5 क्वेश्चन करंट अफेयर्स में ऐसे क्वेश्चन पूछे गए थे, है ना। इसके अलावा कंप्यूटर से हमने देखा कि 3 नहीं 4 प्रश्न था। 3 प्रश्न बेसिक कंप्यूटर से था, एक प्रश्न जो इंटरनेट वाला पूछा ना कि URL का फुल फॉर्म क्या होता है, इसको अभी हमने कंप्यूटर में ही शामिल कर लिया, ठीक है। तो इसको या तो आप स्टैटिक में रख लो या कंप्यूटर में रख लो, हमने स्टैटिक में रख लिया, यहाँ पर कंप्यूटर में रख लिया। तो कुल मिलाकर के 40 क्वेश्चन ये हुए। और कौन कौन से टॉपिक से, जैसे हिस्ट्री में क्या पूछा, ज्योग्राफी में क्या पूछा, इसकी एक शॉर्ट नोट्स यहाँ पर हमने बना रखा है। अब इसको जल्द ही हम PDF बना करके एक वीडियो आपके लिए लेकर के आएंगे। वीडियो का टाइटल होगा कि पिछले 5 साल में कौन कौन से टॉपिक से प्रश्न कौन कितने नंबर के पूछे गए। इस तरह का आपको पिछले 5 साल का डेटा देंगे, 2023 का, 22 का, 21 का, 20 का, है ना। पिछले 5 सालों में फिजिक्स से कितना पूछा, केमिस्ट्री से कितना पूछा, बायोलॉजी से कितना पूछा, एक आइडिया आपको लग सकेगा, ताकि आप सेल्फ भी तैयारी करना चाहो तो आप कर सकते हो। क्योंकि इस तरह से साइंटिफिक वे में हम लोग काम करते हैं, पिछले 5-7 सालों का डाटा निकालते हैं, किस किस तरह के प्रश्न पूछे गए हैं, फिर उसके बाद उस हिसाब से आपकी पूरी लेक्चर डिजाइन की जाती है। आप लोग कई बार बुक के पीछे भागते हो, तो आपको कभी भी बुक के पीछे नहीं भागना है, क्योंकि देखो बुक आपका सॉल्यूशन नहीं है। बुक जो है, बुक पढ़ने से आपका काम नहीं चलेगा, यहाँ पर ये चीज़ ध्यान में रखो। तो आपको जो है
जो टीचर्स हैं, अलग अलग टीचर है, वो आपको समझाएंगे लाइन बाय लाइन। और हमारा क्या है कि हम इस एग्जाम को पिछले 5 साल से 4 साल से टारगेट कर रहे हैं, तो हमारी इसकी A to Z समझ में आ गई है कि प्रश्न कहाँ से आते हैं, कितना पढ़ाना है बच्चों को, कितना नहीं पढ़ाना है, कौन से एरिया पढ़ाना है, कौन सा नहीं पढ़ाना है। तो इसीलिए बुक क्या होगा, खरीदोगे घर में धरा रहेगा, लेकिन टीचर से पढ़ोगे तो डेली लाइव क्लास को ज्वाइन करोगे, टेस्ट दोगे। ये जो डिजिटल टेस्ट है, ये अकेले 1000 की फी होनी चाहिए डिजिटल टेस्ट की। इसमें इतना मेहनत है, इतना काम है, लेकिन हम लोग इसको कर रहे हैं क्योंकि लॉन्ग टर्म में भी ये हमको काम देगा, अगले साल भी काम देगा, क्योंकि मोस्ट ऑफ द सारे वीवीआई क्वेश्चन इसमें हमने समेट रखा है। तो वो सब फायदा आपको इस कोर्स के अंदर में मिल जाएगा, और 999 नहीं, अभी 699 में मिल रहा है। कैसे ज्वाइन करोगे, ये जो नंबर जा रहा है इस पर आप व्हाट्सएप पर क्या करना, हाई लिख देना, या आप ऐप डाउनलोड करके भी डायरेक्ट कर सकते हो। देखो जिनके पास पेमेंट का ऑप्शन नहीं है, वो हमसे व्हाट्सएप पर इसी नंबर पर जो है, या फिर जो नंबर जा रही है 9065588003, इस पर आप हमसे फोन पे नंबर मांग लेना, हम फोन पे आपको देंगे, आप स्क्रीनशॉट पेमेंट कर लेना 699 का हमें, और उसके बाद जो है आप हमको स्क्रीनशॉट भेजना, जो फोन पे नंबर देंगे उस पर पेमेंट करना, ये फोन पे नंबर नहीं है हमारा। आप जो है 699 का पेमेंट करोगे, फिर उसके बाद जो है स्क्रीनशॉट भेज देना, हम आपको अपनी तरफ से ऐड कर देंगे आपके कोर्स के अंदर में, फिर वहां से आप तैयारी कर सकते हो। तो हर सब्जेक्ट का एक अलग टीचर होगा, है ना, यहाँ पर 4 से 5 टीचर की पूरी टीम होगी। चाहे कोई भी कोर्स की बात करें, हर सब्जेक्ट का स्पेशलिस्ट आपको उस सब्जेक्ट को पढ़ा रहा होगा, रीजनिंग के, मैथ के, साइंस के, जीके वगैरह मैं ले लूँगा आपका, हिंदी के, उर्दू के। आपको उर्दू तो बीएड में पूछता नहीं है, डीएलएड में उर्दू है, तो वहाँ पर उर्दू भी आपको करवाएंगे। तो ओवरऑल सारे सब्जेक्ट की तैयारी यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। थैंक यू सो मच, आई होप कि अच्छा लगा होगा। अब अगली जो वीडियो आएगी, एक तो ट्रेंड एनालिसिस वाले पर लेके आएंगे, जो हमने आपको ये दिखाया, इस तरह का हम पेपर लेकर के आएंगे, इस तरह का जो है हम आपको लेके आएंगे। दूसरा हम क्या करेंगे आपको कि 2022 में जो पूछा हुआ जीके के प्रश्न है उसको करवाएंगे। फिर 2023 का हिंदी है ना, जो बचा हुआ इंग्लिश है, ये सारे क्वेश्चंस को पिछले 5 सालों का जो पेपर है वो आपको 1 बाय 1 करके यहाँ पर कराएंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो अच्छा लगा तो अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। काफ़ी प्लानिंग के साथ, काफ़ी मेहनत करके ये सारा डाटा निकाल करके आपके लिए लाया गया है, ताकि आपके एग्जामिनेशन को आसान बनाया जाए। टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ करके तैयारी कीजिए, आप कोई दिक्कत नहीं है, आप पेड कोर्स नहीं ज्वाइन कर सकते तो मत करो, ठीक है। आप YouTube के माध्यम से तैयारी करो, हमारी जो PDF है उसके माध्यम से तैयारी करो, टेलीग्राम से जुड़ जाओ, आप वहाँ से तैयारी करो। हर संभव प्रयास, हर संभव मदद हम लोग यहाँ से आपको पहुँचाने का काम करेंगे। थैंक यू सो मच। वीडियो अच्छा लगे दोस्तों में जरूर शेयर कीजिएगा। बाय बाय।